हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का, क्या मीनिंग है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, केमिकल काइनेटिक्स आसान चैप्टर है आपके लिए और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में भी और कंपटीशन एग्जाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। लगभग जेई में भी 1 से 2 क्वेश्चन और नीट में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल लगभग इस चैप्टर से आते हैं और आसान क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकल चैप्टर ज़्यादा है। तो अब शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस। मेनली जो मैं इसका मीनिंग आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, काइनेटिक्स मीन्स स्पीड या रेट, रेट और स्पीड। क्या मीनिंग है भैया? इस चैप्टर में मेनली हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की रेट या स्पीड। समझ में आ रही बात? इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की रेट या स्पीड। आसान है, ठीक है। कोई भी रिएक्शंस बहुत सारे रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे आसपास होती हैं, इंडस्ट्रीज में होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं आपको मैं, ये जो चैप्टर है ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिकल है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में हम बहुत सारे रिएक्शंस करवाते हैं और उन रिएक्शंस की स्पीड को हम चेंज करना चाहते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए, कई बार चाहते हैं कि धीरे धीरे वो स्लो हो, या फिर रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसका अमाउंट ज़्यादा बने, जल्दी बने। ये इंडस्ट्री की मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का क्या यूज है इंडस्ट्रीज में। ओके, चलिए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स को? द ब्रांच of chemistry which deals with the study of rate of reaction, rate of reactions and factors affecting rate of reactions। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इस चैप्टर में जब शुरुआत करनी है हमें केमिकल काइनेटिक्स की, तो डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमें लेना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या मेन पॉइंट इस चैप्टर में क्या रहेंगे। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इसी को लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रेट लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मेन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे आरएनएस इक्वेशन के थ्रू। और लास्ट में फिर हम कोलिजन थ्योरी, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन शुरू करने से पहले एक बार मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं और फिर उन रिएक्शंस की रेट के बारे में, स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। फर्स्ट वाले इसी को डिस्कस करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस।
क्या मतलब बेटा? सिंपल है, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जो बहुत तेज गति से होती हैं, बहुत स्पीड से होती हैं, बहुत कम समय में हो जाती हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती हैं, और इसको हम एक और नेम देते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या मतलब हुआ? क्षणिक रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो क्षण में हो जाती हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस या वेरी फास्ट रिएक्शंस। इसमें सबसे जो मेन एग्जांपल हम दे सकते हैं वो हम देते हैं आयोनिक रिएक्शंस। आयोनिक रिएक्शंस फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, सुना होगा, NaCl aqueous सॉल्यूशन प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या है? Na प्लस Cl माइनस, इधर क्या है? Ag प्लस NO3 माइनस। आयंस में टूटेंगे एक्वस मीडियम में, और रिएक्शन जब होती है तो क्या बनता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है यहाँ पे। NaNO3 एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहेगा, घुला रहेगा, और साथ में क्या बनेगा? व्हाइट PPT। AgCl के व्हाइट कलर के क्या बनेंगे? PPT बनेंगे और नीचे बैठ जाएंगे, समझ रहे हो? व्हाइट कलर के PPT सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके, क्यों भी? अब आपसे पूछा जाए कि भाई आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, पहले भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और आयनिक रिएक्शंस में डिफरेंस, बट एक बार फिर रिवाइज करते हैं, फिर बताता हूँ आपको। बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली हम पढ़ेंगे, इतने आराम से इसको हमें पढ़ना है कि समझ में आए हर चीज, मजा आए। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? NaCl आयनिक कंपाउंड, AgNO3 आयनिक कंपाउंड, ये टूटेगा इस आयंस में और ये टूटेगा इन आयंस में। होता क्या है यहाँ पे? सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस, NO3 Na के साथ आ जाएगा और Cl नेगेटिव Ag पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे ना कोई बॉन्ड टूट रहा है ना कोई बॉन्ड बन रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? In this reaction only exchange of ions takes place. That's why this is a very fast reaction. Okay, तो first type of reaction हमारा I think clear हुआ। उसके बाद second type of reaction के बारे में डिस्कस करते हैं, very slow reaction। very slow reaction, ठीक है? very slow reaction हम नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी reactions जो बहुत 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 धीरे होती है। किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने या सालों भी लग सकते हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। ओके, अब इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं? आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन आपके आसपास जो रहता है, लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर डाल दिया हमने Fe, वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस प्लस मॉइस्चर वाटर, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है? रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ क्या बनता है? Fe2O3 X H2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और भी काफी सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, वी कैन गिव मेनी different type of examples, but here we are taking this example because we easily observe this reaction in our surroundings। लोहे को जंग लगना पुरानी रिएक्शन है, मतलब पुरानी रिएक्शन आई मीन टू से कि हम देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते हैं, हमारे आसपास जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, आयरन आर्टिकल्स होते हैं, उनको जंग लगता है, ठीक है? तो आप सभी ने देखा है, और बहुत लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। यदि हम बैठ जाएंगे, सपोज ये एक लोहे का ऑब्जेक्ट ले लिया और हम इसको बैठ के देखना चाहेंगे कि बेटा आज क्या चेंज हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तो आई थिंक उसमें काफी दिन लग जाएंगे कि हमें कुछ ऑब्जर्वेबल चेंज उसमें नजर आएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम दो रिएक्शंस ये बता सकते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन दोनों रिएक्शंस का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन, दिस इज ए वेरी स्लो रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस या तो बहुत तेज गति से होते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड से हो रहे हैं, बहुत धीरे हो रही हैं। तो
इनको देख पाना, इनको ऑब्जर्व कर पाना, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाना काफी मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के रिएक्शंस का हमारे लिए ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलेंगे। उससे पहले एक बार आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए प्लीज। चलिए, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी लेंगे हम? Reactions which takes place with a moderate speed. Reactions taking place with moderate speed. ओके, ऐसी रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड से होती है, ठीक ठाक स्पीड से होती है, ना बहुत ज्यादा तेज होती है ना ज्यादा स्लो होती है। ऐसी रिएक्शंस, तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो ज्यादा तेज भी नहीं होती, ज्यादा स्लो भी नहीं होती। तो यहाँ पे हम सबसे मेन जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, जहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, पहले बॉन्ड ब्रेकेज होता है, फिर नए बॉन्ड बनते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होता है बेटा, और ये टूट के क्या बनाता है? H2O प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेंगे पहले, ठीक है, फिर दोबारा से ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेंगे। या हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है? CO2। तो यहाँ पहले क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, और फिर इधर नए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस कैसी होती हैं? कुछ स्लो होती है। ठीक है, इन रिएक्शंस में टाइम कुछ स्लो होती है, मैंने कहा ज्यादा स्लो भी नहीं, ज्यादा फास्ट भी नहीं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर यूजफुल फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चलिए, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने डिस्कस कर लिया। 3 तरह की रिएक्शंस मैंने बताई टाइप ऑफ रिएक्शंस में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है वो क्या है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शंस। सिंपल है, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है। एक जनरल इक्वेशन में ले लेता हूं, A forms B. Here A is a product and A is a reactant and B is a product. ठीक है, A टूट रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? B में। मैंने सिंपल रिएक्शन ली है जहां इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं? 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पता है आपको, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होते हैं कोफिशिएंट्स? किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हम दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे? सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रेट की जब बात करते हैं, रेट, तो रेट मींस चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन quantity with respect to time is called rate. ठीक है, change in quantity with respect to time is called rate. तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा? हम क्या दिखा सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन वो कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ change in concentration of any one of the reactants or products with respect to time.
द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम। ओके, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही बात? अब इस रिएक्शन जनरल इक्वेशन मैंने ली है जहाँ पे कोफिशिएंट्स 1 है, फिर आगे हम ऐसे इक्वेशंस भी लेंगे जहाँ पे कोफिशिएंट्स अलग अलग होंगे, वो भी केस में डिस्कस करूंगा। देखिए डेफिनेशन क्लियर हो गया। उसके बाद एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। मान लेते हैं कि जब T0, कब? जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, रिएक्शन शुरू होने वाली है, उस समय ए की कंसंट्रेशन को हमने ले लिया A0, ठीक है, A0, नोट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या रहेगा? प्रोडक्ट उस समय 0। समझ रहे हो बात? आफ्टर टी टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम टी, तो टी एक फिक्स टी टाइम है, उस समय हम इसको बोल देते हैं ए टी, और इसको मैंने बोल दिया बी टी, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, ए टी इज लेस देन ए नोट। समझ में आ रही बात? ए टी क्या रहेगा? ए नोट से कम रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब कोई रिएक्शन होगी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? धीरे धीरे प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वहां क्या होगी? डिक्रीज होगी, इसलिए A T इज ऑलवेज लेस देन A नोट, एंड दिस इज B T, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B एट टाइम T। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A T क्या है? व्हाट इज A T? हियर A T इज इक्वल टू A नोट माइनस एक्स, एंड दिस इज, देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, मतलब इसका 1 मोल जब खर्च हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, तो इसका 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ 1 मोल है, हमने x लिखा। यदि यहाँ 2 मोल होता तो मैं 2x लिखता। ध्यान रखना, कोफिशिएंट से आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ 1 है, मैंने 1x लिखा, यदि यहाँ 2 होता तो 2x लिख देता, 5 होता तो 5x, ठीक है, और इधर भी 1 है, तो यहाँ भी ये क्या हो गया? x हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को मैं डिफाइन करता हूं रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो क्या लिखें? डेल्टा ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डेल्टा ए की कंसंट्रेशन में चेंज क्या होगा? क्या चेंज होगी? मैं क्या लिख सकता हूं? टी टाइम के बाद क्या है कंसंट्रेशन उसकी? 80 आफ्टर टाइम टी, या इसको हम कैसे लिखेंगे? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी टाइम के बाद कितना है? 80 माइनस ए नोट अपॉन में टी, और इनिशियल टाइम 0, ठीक है ना। डेल्टा ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, टी टाइम के बाद ये और इनिशियल कंसंट्रेशन ये, फाइनल टाइम टी और इनिशियल टाइम 0। अब इसमें 80 क्या है? 80 की जगह ये वैल्यू यदि मैं रख दूं तो मेरे पास, अपने पास क्या आ जाएगा? ए नोट माइनस एक्स माइनस ए नोट बाई टी, तो क्या आ गया हमारे पास? दैट इज, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स बाई टी, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया अभी? माइनस रेट इज इक्वल टू माइनस, ये तो संभव ही नहीं है, रेट तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। देखो आप चल रहे हैं किसी बाइक से चल रहे हैं, क्या होगा? आप ब्रेक लगाओगे, रेट आपकी 0 हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। तो रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन रुक सकती है, नेगेटिव में तो नहीं जा सकती स्पीड कभी भी रिएक्शन की। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, इस नेगेटिव चीज को हटाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि बी एड ए नेगेटिव साइन। रेट जब भी कभी लिखेंगे तो हम हमेशा एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से उसमें लेके चलेंगे, नेगेटिव साइन लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो होता है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये नेगेटिव आएगा हमेशा। जब रिएक्टेंट के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम बाय कन्वेंशन क्या लेके चलते हैं? नेगेटिव साइन यहाँ पे लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है हमेशा,
कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी कभी रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो हम अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे। समझ में आ गया मैंने बताई बात? ठीक है, मैं लिख भी सकता हूँ, आप लिख लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की टर्म्स में यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाना चाहें तो सेम इसी तरीके से मैं क्या दिखा सकता हूँ, रेट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, ये क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट की टर्म्स में जब हम लेंगे तो रेट को कैसे लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये क्या है, बीटी बाई डेल्टा टी। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, या इसकी वैसे लिखना चाहे तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन बीटी, इसको ऐसे लिख दीजिए, फाइनल कंसंट्रेशन बीटी, इनिशियल कंसंट्रेशन 0, फाइनल टाइम टी, इनिशियल टाइम 0। तो क्या आ गया हमारे पास, बीटी बाई टी। तो बीटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, बीटी कितना है, एक्स मोल्स बन रहा है, एक्स बाई टी। समझ में आ रही बात? एक चीज कॉमन है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की टर्म में और प्रोडक्ट की टर्म में सेम रहेगा, क्योंकि एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जिस स्पीड से ये खर्च होगा, डिसअपीयर होगा, उसी स्पीड से भी बनेगा। तो माइनस, यहाँ सिर्फ अंतर क्या है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की टर्म में लेते हैं तो माइनस आता है, नेगेटिव आ सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से, फिर मैंने बता दिया था तुम्हें, एक नेगेटिव साइन हम भी उसके साथ लेके चलेंगे ताकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो प्रोडक्ट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, प्लस आएगा, लेकिन वैल्यू उतनी रहेगी। समझ में आई बात? ठीक है, यहां तक एक बार नोट कीजिए। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 2a gives 3b। यहाँ पे कोफिशिएंट्स मैंने क्या ले लिए, अलग अलग ले लिए, है ना। तो यहाँ भी वही चीज ले लेते हैं, when t is equal to 0 this is a naught and this is 0। when t is equal to t at a particular time t, इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, a t, और ये हमने लिख दिया b t। वही चीज यहाँ भी है, 80 is less than a naught। अब 80 क्या हो सकता है यहाँ पे, 80 किसके इक्वल रहेगा, a naught माइनस 2x। पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कोफिशिएंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, इसको समझिए। यहाँ पे 2 मोल्स जब इसके डिसअपीयर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसके 3 मोल्स बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यदि हम ये मानते हैं कि x मोल्स ऑफ a खर्च हो रहे हैं, तो जो कोफिशिएंट है वो उसके साथ रख दीजिए 2x मोल्स, और यहाँ जब 2 मोल से 3 मोल बन रहा है, यदि ये 2x खर्च हुआ तो इधर Bt कितना हो जाएगा, Bt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x। गेटिंग? समझ में आ रहा है बेटा? सिंपल है, बिल्कुल मजे से समझना है। अब यदि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट्स यदि मैं लिखता हूं तो देखिए वही चीज हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, माइनस साइन ले लेंगे, बताया था मैंने, क्योंकि डेल्टा ए यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। अब डेल्टा ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, फाइनल कंसंट्रेशन टी टाइम पे कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 माइनस ए नॉट अपॉन में टी माइनस 0। अब यदि हम 80 की वैल्यू पुट करें, टी टाइम पे क्या है, ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट बाई टी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x, और क्योंकि एक माइनस साइन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन में माइनस साइन हम लेके चल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो हमारे पास रेट क्या आ गया यहाँ से, 2x बाई टी। क्लियर? अब देखिए इसी चीज को यदि हम रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखें,
रेट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। तो कैसे लिखेंगे भाई, रेट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, वही चीज, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन में डेल्टा टी, टाइम इंटरवल। डेल्टा बी क्या है हमारा, टी टाइम पे कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन क्या है, बीटी, बीटी बाई, और इसको कैसे लिख सकते हैं, बीटी माइनस 0, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो क्या आ गया हमारे पास, बीटी बाई टी, और बीटी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ बीटी वी कैन पुट 3x, तो वी गेट 3x बाई टी। ठीक है, यहां से रेट क्या है हमारा 3x बाई टी। ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखें चाहे प्रोडक्ट के टर्म में लिखें, इक्वल आना चाहिए। समझ रहे बात, इक्वल, रेट रिएक्शन की स्पीड तो इक्वल होनी चाहिए। मैं दिखाता हूं प्रैक्टिकली आपको एक बार करके कि ये कैसे है। अब एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, आपको करना क्या है, रेट जब हम लिखते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यदि मैं लिखूं तो माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक चीज हमेशा याद रखना, एक तो रिएक्टेंट की टर्म्स में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो एक माइनस साइन हम लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा, जो कोफिशिएंट्स इनके साथ होते हैं उससे डिवाइड कर दो हमेशा। ठीक है, इधर क्या था 2, तो 2 से डिवाइड कर दे, इधर क्या था 3, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो ये जो रेट है इसको 2 से डिवाइड कर दें, यहां यदि रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट क्या है हमारा 2x बाई टी, प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट क्या है 3x बाई टी। मैंने क्या कहा है, आप कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा। तो यहाँ 2 से डिवाइड करें 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करें 3 कैंसिल हो गया, आ गया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज इतना ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस और उसकी यूनिट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।